अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर से चरम पर पहुंच गया है। जॉर्डन स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। अमेरिका का कहना है कि यह कार्रवाई मिडल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरानी हमले की कोशिश के जवाब में की गई है। इससे पहले जॉर्डन स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान की ओर से बैलिस्टिक मिसाइलें दागे जाने का दावा किया गया था। जॉर्डन में ईरानी हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ कड़ा कदम उठाएगा। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी रक्षा प्रणालियों ने ईरानी मिसाइल हमले को नाकाम कर दिया। वहीं ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स यानी कि IRGC ने जॉर्डन के अमेरिकी एयरबेस पर हमले की जिम्मेदारी ली है। ईरान का कहना है कि यह कार्रवाई अमेरिकी सैन्य गतिविधियों के जवाब में की गई। जॉर्डन की सेना ने दावा किया है कि उसने कई मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया है। वहीं ईरानी हमले के बाद अमेरिका और सऊदी अरब ने इराक में ईरान समर्थित ठिकानों पर हवाई कार्रवाई की है। तो देखिए, जो एक पोज लिया गया था हमलों को लेकर, उससे बड़ी उम्मीदें जागी थी, लेकिन फिलहाल वो पोज भी अब खत्म हो चुका है। हमलों का सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका है। किश द्वीप को भी निशाना इस दौरान इस बार बनाया गया है। लगातार हमलों का ये दौर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। तो बड़ा सवाल ये कि ये जो एक गैप लिया गया था, ये जो एक पॉज लिया गया था, इस पर क्या कुछ तैयारियां की गई होंगी, क्या रणनीतियां बनाई गई होंगी, ये बड़ा सवाल। अमेरिका ने ईरान पर फिर से हमले अब शुरू कर दिए हैं। अमेरिका ने किश द्वीप पर मिसाइल से हमला किया है। अब चलिए, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी। सर, बहुत स्वागत है आपका लाइव टाइम्स पर। वेरी गुड मॉर्निंग। और साथ ही हमारे डॉक्टर अजिताभ जी भी हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट। सर, बहुत स्वागत है आपका भी लाइव टाइम्स पर। वेरी गुड मॉर्निंग। माथुर सर, एक पोज लिया गया, लेकिन ये तो बेहद ही कम वक्त का पोज लिया गया, जिससे काफ़ी उम्मीदें जागी थी कि हो सकता है कि कहीं अब शांति की वार्ता भी इस पोज के बीच में शुरू हो जाए। लेकिन आप सही थे कि तैयारियां की जा रही थी अपने अपनी तरफ से, अपने आप को और मजबूत किया जा रहा था ताकि फिर से हमले जो हैं वो जोरों पर देखे जा सके। ये क्या कुछ इस वक्त नज़र आ रहा है कि वो जो पोज लिया गया था, क्या रणनीति बनी है, क्या तैयारियां की गई हैं, एक बार फिर से हमलों का सिलसिला शुरू? जय हिंद पिंकी, हैप्पी मॉर्निंग। देखिए, मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ बता रहा हूं। ये जो ईरान की जिहादी और बदले वाली मानसिकता है, ये सिर्फ और सिर्फ यही कारण है आज पश्चिम एशिया की परिस्थिति का। इस बार अगर आपने नोटिस किया हो तो ये हमले अमेरिका ने नहीं शुरू किए। जॉर्डन पर ईरान का हमला, इजराइल में करबला के आसपास का ईरान का हमला, वो इसका कारण है। मैं इसकी वजह आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, ईरान ये और बताना चाह रहा है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ बदले में हमले नहीं करते हैं, रिटेलिएशन में हमले नहीं करते हैं। हम ऑफेंसिव, प्रोएक्टिव ऑफेंसिव एक्शंस भी ले सकते हैं। और ये बात करने के लिए उन्होंने हमले किए हैं। अमेरिका ने हमले बंद कर दिए थे पिछले 2 दिन से। फिर जॉर्डन के ऊपर हमले करने का क्या मतलब है? देखो, क्या हो रहा है कि जब आप ये समझते हैं कि अगर अमेरिका ने या दूसरे पक्ष ने शांति का प्रस्ताव दिया या युद्ध को रोकने की कोशिश, युद्ध को रोका, तो आपको ये लगता है कि उनकी कमजोरी है। ये जो डिल्यूशन है पिंकी, मैं बार बार बता रहा हूं, इनको, ईरान को ये डिल्यूशन है, उनको ये शक है कि उन्होंने अमेरिका जैसी महाशक्ति को खत्म कर दिया, उनकी इकोनॉमी खत्म कर दी, उनको मिलिटरीली घुटनों पे लाके रख दिया, और उसमें बहुत सारा योगदान हमारे जैसे लोगों का भी है। उसकी मैं वजह यही बता रहा हूं कि आप अमेरिका के सामने कहीं नहीं टिक सकते। आप सिर्फ, अमेरिका को आपने झेला है, और अमेरिका के पास बहुत शक्ति है। तो अमेरिका के शांति वार्ता को, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को, और किसी भी प्रकार के किसी भी प्रयास को, ईरान ने सोचा कि अमेरिका कमजोर हो गया, अमेरिका मार खा गया, और अमेरिका को अभी हम जो हैं वो विश्व की सबसे बड़ी ताकत बन गए। जबकि उनके पास ना पैसा है, ना कुछ उनके पास प्रोडक्शन है, ना कोई उनका कॉमर्स चल रहा है, ना कोई व्यापार हो रहा है। उनको पता नहीं है वो कहाँ जा रहे हैं, ईरान को कहाँ लेकर के जा रही है ये रेजिम। तो ये बात ईरान को भी समझने की आवश्यकता है। दूसरी बात मैं बताऊंगा कि जब ये हमले हुए, पहली बार 2 चीजें हुई हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि कैस्पियन सागर की तरफ युद्ध को ले जाया गया है। उसकी मैं आपको वजह बताता हूं कि अब ईरान को चौतरफा घेरने का प्रयास है। उनके जहां से भी उनके एक्स्ट्रा चीजें आ सकती हैं, उन मार्गों को बाधित करने का प्रयास है। कैस्पियन उत्तर की दिशा से उनके ऊपर दबाव डाला जाएगा, पश्चिम से उनके ऊपर दबाव डाला जाएगा। और वही वजह है कि वहां ये जो एक दूसरी बात जो मैं बता रहा था, पहली बार हुई है वो
अमेरिका और सऊदी अरब ने पहली बार इतिहास में मिल करके और डिक्लेयर करके उन्होंने हमले किए हैं इराक में शिया मिलिशिया के ऊपर। ये उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि अब कह दिया है अमेरिका ने कि भाई इनफ इज इनफ, अब आप तमाशा देखो। दूसरी बात ये है कि जो नीचे साउथ में हमले हुए हैं वो चुन चुन कर ऐसी जगहों पर हमले हुए हैं जहां से ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल कर सकता है, उसके ऊपर अपना कब्जा। मैं ये बात आपको बताऊंगा पिंकी, ईरान का मकसद है हॉर्मुज पर कब्जा करना। और अब जो परिस्थिति मेरे मुझे नजर आ रही है वो ये है कि अमेरिका कहीं ना कहीं प्रयास कर रहा है, ओमान कहीं ना कहीं प्रयास कर रहा है कि वहां से यातायात नॉर्मल हो, लेकिन ईरान अड़ा हुआ है कि हम हमारा है हॉर्मुज, हम पे हमारा कब्जा है। आप मुझे बताएं कि ओमान के टेरिटोरियल वाटर्स के ऊपर ईरान का कब्जा कैसे हो सकता है? वो कहते हैं कि पूरा स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमारा है। तो ये जो ईरान की हठ धर्मिता है पिंकी, ये इस चीज का पूरी पूरी वजह है। और ये हठ धर्मिता का कारण वहां की जिहादी मानसिकता वाली एक्सट्रीमिस्ट रजीम है। और ये बात ईरान को भी समझने की आवश्यकता है। मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं कि अगर ये 47 वर्ष ईरान ने नहीं गंवाए होते, 47-48 वर्ष 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद, तो आज वो अमेरिका की टक्कर की इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर होता। ये हम्म। उनको, उनके अपने लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से ईरान को तबाह या ईरान को नीचे धकेला है इस रिजीम ने। तो ये समझने की जरूरत है। और इतना मैं बता रहा हूं कि इस रिजीम को शांति का कोई पाठ नहीं पता, शांति का इनको मतलब नहीं पता। कई मौके दिए गए, सारे मौके इन्होंने गंवाए, चाहे वो मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग हो या उसके बाद का सीज फायर हो या 8 मार्च का सीज फायर हो, कुछ भी उन्होंने, उनको ये लगा कि सीज फायर का अर्थ है कि हमने अमेरिका को हम्म। पछाड़ के ठीक है। उनको मट्टी में मिला दिया। जब बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। और यहाँ पर अभी हालात और भी तनावपूर्ण बनते नजर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात अजिताभ सर ये भी कि देखिए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब हमलों की बारी हमारी है। जॉर्डन पर हमले के बाद उन्होंने कहा कि अब हमले की बारी हमारी है। उसके बाद काफ़ी तेजी के साथ ये हमले होते नजर आए हैं और चेतावनी, सैन्य कार्रवाई की एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दे दी है। तो क्या जो ये बैठकें देखी गई हैं मंगलवार को, ये जो मुलाकातें हुई हैं, क्या उसका भी कोई इम्पैक्ट आपको नजर आ रहा है नेतन्याहू का? देखिए पिंकी जी, इसमें इमीडिएट कॉज तो वही है कि ईरान की तरफ से जो अटैक हुआ है और जॉर्डन में एक सरप्राइज अटैक 4 दिन की एक पॉज के बाद उसका एक तरह से राष्ट्रपति, और वो बहुत ही खतरनाक अटैक था। वो तो कह रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप की वो 1 मिनट का भी समय नहीं मिला उनके सैनिकों को बचने के लिए, तो कैजुअलिटी बहुत ज्यादा होने की संभावना थी। वो अमेरिका ने किसी तरह से रोक लिया और उसका इमीडिएट इम्पैक्ट, क्योंकि देखिए बातचीत तो ईरान के साथ भी कहीं ना कहीं पीछे चल रही थी, ऐसी भी वो खुद कह रहे हैं। सऊदी अरब के साथ कुछ ना कुछ इनके चल रहे थे। और जो इजराइल से खास करके प्रधानमंत्री नेतन्याहू की जो विजिट हुई, उससे लग रहा था कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा, लेकिन इमीडिएट ऐसे कुछ रिस्पांस नहीं दिए गया या इंडिकेशन की अटैक इमीडिएट होगा। लेकिन जैसे ही ईरान ने अटैक किया तो ये संभावित था। और राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद कहा कि एक पावरफुल, ये वर्ड यूज किया कि एक बहुत ही शक्तिशाली अटैक होगा। और उसी का परिणाम है कि पिछली रात में ये एक जबरदस्त अटैक हुआ है। और वैसे सेंट्रल कमांड जो अमेरिका का है वो तो कह रहा है कि जो खास करके ईरान के जो दक्षिणी इलाके हैं, हॉर्मुज के एरियाज हैं, वहां पे कई सिटीज को, कई प्रोविंसेस में अटैक किया गया है। और उसका मेन टारगेट अभी तक तो कह रहे हैं कि जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, जो रडार सेंटर्स हैं, मॉनिटरिंग सेंटर्स हैं, उस पे अटैक किया है। मुझे खतरा इस बात का दिख रहा है कि अगर ये और बढ़ता है, क्या अमेरिका इसको कंटिन्यू करेगा? जैसे पिछले 13 दिन लगातार उसने अटैक किया, क्या ये एकमात्र अटैक होके रुक जाएगा या कंटिन्यू चलेगा? एरियाज बढ़ेंगे ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन ये जिस तरह से अटैक किया है, क्या सिविलियन एरियाज को भी हिट किया गया है सिर्फ? तो ये सारे क्वेश्चंस अनआंसर्ड हैं। खतरा है जिस तरह से ईरान और उसके जो प्रॉक्सीज हैं, अब देखिए ये वॉर का दायरा जो कन्फ्लिक्ट का है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। कम से कम 15 देश इसमें अब एक तरह से कह लीजिए डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए हैं, जहां पे अटैक और काउंटर अटैक हुए हैं। खबरें यहां तक हैं कि इजिप्ट में भी
मिस्र में भी अमेरिका के एक ऑयल स्टोरेज टैंक को निशाना बनाया गया है। उधर सऊदी में अटैक बहुत जबरदस्त उसके ऑयल ठिकानों पे हुआ है। तो हूती की तरफ से अटैक, इराक में जो ईरानी समर्थित ग्रुप है उनकी तरफ से अटैक, और इधर ईरान की तरफ से खुद अटैक। तो कई मोर्चों पे अब युद्ध फिर से बढ़ता दिख रहा है। पॉज होगा या नहीं होगा ये राष्ट्रपति ट्रंप के हाथ में है, लेकिन वो इतने जिद्दी हैं। और ऑफ कोर्स ईरान की दिक्कत है कि उसके यहाँ कोई एक कमांड सेंटर नहीं है, 3 धड़ों में बटा हुआ है। एक तो आईआरजीसी के जो लोग हैं, जनरल वाहिदी जो उनके हेड हैं, उनके अंदर में वो चाहते हैं कि अटैक कंटिन्यू रहे, हम झुकेंगे नहीं। दूसरा जो मॉडरेट ग्रुप है जिसमें राष्ट्रपति पेजेस्कियान है या विदेश मंत्री उसके आरागची हैं, ये कुछ कंप्रोमाइज की, निगोशिएशन की पक्षधर हैं, ये बात चाहते हैं। लेकिन एक तीसरा जो माइनॉरिटी ग्रुप है वो ज्यादा हार्डलाइनर है, अल्ट्रा हार्डलाइनर है। वो चाहता है कोई कंप्रोमाइज नहीं हो, सीधे अटैक हो। उसमें खास करके एक सईद जलीली हैं जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर भी हैं और एक तरह से एडवाइजर है, वो कह लीजिए सुप्रीम लीडर के। वो ज्यादा आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। तो ईरान के अंदर कोई एक धारा नहीं है जिससे बातचीत की जाए या जिसको लेके आगे बढ़ा जाए। तो ईरान की भी बर्बादी उसी से दिख रही है, और दूसरी तरफ अमेरिका तो मानने से रहा। बिल्कुल, अमेरिका मानने से रहा और ईरान की बर्बादी इसी से जो है वो नजर आ रही है। फिलहाल ईरान के पास कितनी ताकत और बची है, इस युद्ध को वो कितना लंबा खींच सकता है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक बड़ी जानकारी सर इसी बीच सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। यूएस ईरान युद्ध में सऊदी अरब की एंट्री से तनाव बढ़ गया है। तो देखिए, अब सऊदी अरब की एंट्री भी हो चुकी है। सऊदी ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में यूएस का साथ दिया है। यूएस ने ईरान समर्थित समूह को बनाया है अब निशाना। ईरान समर्थित समूह के ठिकानों पर मिसाइलें दागी गई हैं। जहां तक मुझे याद है, आरागची की तरफ से तो ये अपील की गई थी कि अब जो है यहाँ पर सऊदी अरब को ईरान का साथ देना चाहिए हॉर्मुज को लेकर, और एक साथ यहाँ पर काम करेंगे तभी हॉर्मुज जो है वो सुरक्षित रहेगा। ये अपील जो है आरागची की तरफ से अभी महज 2 दिन पहले की गई थी। लेकिन उसके बाद अब सऊदी अरब जो है वो अमेरिका का साथ, यूएस का साथ देता नजर आ रहा है, जिसके बाद ये हमले हुए। अब एक और बड़ी जानकारी इसी बीच निकलकर सामने आ रही है। इजराइल और गाजा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। ये इजराइल ने गाजा शहर में अल अहिली बैप्टिस्ट अस्पताल के पास मिसाइलों से कई हमले किए हैं। तो बैप्टिस्ट अस्पताल के आसपास मिसाइलों से कई हमले किए गए हैं। इस दौरान हमले में घर और कई दुकानें तबाह हो गई हैं, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। वहीं क्षेत्र में जारी संघर्ष के बीच मानवीय संकट को लेकर अंतर्राष्ट्रीय चिंता लगातार बढ़ रही है। तो माथुर सर, ये तनाव और सऊदी अरब ने जो रुख इस वक्त दिखाया है उसको लेकर, और आरागची ने अभी महज 2 दिन पहले अपील भी की थी। पिंकी देखिए, ईरान से जो आवाजें आ रही हैं, जैसा कि प्रोफेसर अजताब कह रहे थे, जो आवाजें आ रही हैं वो अलग अलग किस्म की आवाजें हैं। अरागची का मुझे लगता नहीं है कि किसी भी बात का अभी कोई मीनिंग रह गया है। अरागची को ईरान के अपने अंदर कोई सुनने वाला नहीं बचा है। अरागची को उनको कहा जाता है कि वो एक मॉडरेट उसके हिस्सा है, और उनको वहीं कोई ना कोई एडजस्ट कर देगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, सऊदी अरब के ऊपर आपने दबाव बढ़ा रखा है। सऊदी अरब की आर्थिक ढांचा है उसको समझने की जरूरत है। वहां पर कुछ भी नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं होता सऊदी अरब में सिवाय तेल के। और वो तेल का आपने हॉर्मुज बंद करके एक रास्ता बंद कर दिया। फिर उन्होंने ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के जरिए लाल सागर से अपना तेल भेजना शुरू किया। तो वो आपने स्टेट ऑफ बाबल मंदेब को बंद कर दिया, और वो भी सिर्फ आपको कह दिया कि और 5 शिप्स के ऊपर हमला किया है हूतियों ने। हूती एक आतंकवादी संगठन है पिंकी, और ये जो हमले हैं इनको समुद्री डकैती कहना चाहिए। ये ईरान के इशारे पर डकैती कर रहे हैं ये लोग। तो उसके बाद अब आप पूरी तरफ, दोनों तरफ से आपने सऊदी अरब का सारा सिस्टम बंद कर दिया, तो क्या करेगा वो, आप मुझे बताएं। फिर भी वेट करेगा और फिर ईरान से बोलेगा कि भाई मुझे माफ कर दो, मैं आपके चरणों में हूं और आप मेरे को आगे लेके चलो। आपको मैं इतना बता सकता हूं, ईरान की स्वयं की हालत इतनी जर्जर है कि पश्चिम एशिया के देश इस बात को समझते हैं कि कम से कम आने वाले 30, 40, 50 सालों में वो ईरान से उनको कोई उम्मीद नहीं हो सकती। आप मुझे बताएं, ईरान किसकी क्या मदद कर सकता है वो पूरे पश्चिम एशिया के क्षेत्र में। आज कतर वाला कुछ नहीं कह रहा, जो शांति की हम बात कर रहे थे, ओमान कुछ नहीं बात कर रहा, कोई देश ईरान की तरफ से बात करनी, क्योंकि उनको पता है कि ईरान
स्वयं यहाँ पर एक खलीफा बनने की कोशिश कर रहा है और वो खलीफा बन के यहाँ पर एक्सप्लॉइट करेगा। तो आप जब इतना दबाव सऊदी अरब पर डालेंगे, पिछली बार भी जब हूथियों पर हमला हुआ था, मैंने आपको बताया था कि इसमें इजराइल के जहाज शामिल थे और वो घटिया मुल्क कॉल्ड पाकिस्तान, वो उन्होंने अपनी सेना वहां रखी हुई है, सऊदी अरब पर डायरेक्ट हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान जी गायब है वहां से। तो ये बात समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से आप लगातार तमाम देशों पर हमले कर रहे हैं और आपकी अपनी हालत इस समय क्या है। और उसके बाद आप इस बात की उम्मीद करते हैं कि हम 50 मिसाइल जॉर्डन पर दाग करके और 20 मिसाइल सऊदी अरब पर दाग करके उनको अपने खेमे में ले आएंगे और वो हमारे साथ आ जाएंगे। ये संभव नहीं है। ये बात बिल्कुल समझने की आवश्यकता है। और इजराइल और अमेरिका का बिल्कुल क्लियर एम है। हम जितनी बार प्रयास किया गया शांति का, उतनी बार ये समझा गया कि जो शांति का प्रयास कर रहा है वो खत्म, डर रहा है, हार रहा है, इसलिए शांति का प्रयास कर रहा है। जब तक ये हम्म। दिमाग से निकलेगा नहीं, तब तक कुछ होने वाला नहीं है पिंकी। और चलिए युद्ध भूमि से बड़ी खबर है सामने आ रही है, बड़ी खबरों का रुख करेंगे। इसी बीच इजराइल और गाजा से अब एक ये नई बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि इजराइल ने गाजा शहर में अल अहीली बैप्टिस्ट अस्पताल के पास मिसाइलों से कई हमले किए हैं। इस दौरान हमले में घर और कई दुकानें तबाह हो गई हैं, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। वहीं इलाके में जारी संघर्ष के बीच मानवीय संकट को लेकर अंतर्राष्ट्रीय चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। तो मानवीय संकट को लेकर यह चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। इजरायली हमले में कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अब एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अब रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी ये बड़ा अपडेट। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। जानकारी के मुताबिक कीव में कई धमाकों की आवाज सुनी गई है। शहर के मेयर ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पहले ही रूस की तरफ से बड़े हमले की आशंका जताई थी और उसके बाद ये हमला अब हो भी गया है, जिसके बाद यहाँ के जो मेयर हैं उन्होंने लोगों से कहा कि सभी लोग जो हैं वो सुरक्षित जगहों पर चले जाइए। अजित, आपसे रुख आपका करना चाहूँगे, लगातार बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं और इसी बीच रूस यूक्रेन से भी ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ गया है हमलों को लेकर। लेकिन बात ये करेंगे कि जो सिचुएशन इस वक्त देखी जा रही है, जिस तरीके से सऊदी अरब से जो है अपील की थी यहाँ पर ईरान की तरफ से, ईरान अपने ही लोगों को कह रहा है कि संसाधनों का इस्तेमाल अब जरा कम कीजिएगा, कहीं संकट ना गहरा जाए। ये जो तमाम चिंताएं हैं वो घेर रही हैं ईरान को। तो ईरान की सिचुएशन आप क्या देख रहे हैं? कितना लंबा वक्त और वो इस चीज को खींच सकता है? क्या कहीं और भी मदद की गुहार वो लगा सकता है? देखिए, ईरान अभी तक जो दिख रहा है, ईरान कैपेबल तो है, उसकी क्षमता अभी भी बची हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि वो दिख रहा है पिछले 47 साल के सैंक्शन और पिछले साल 12 दिन की लड़ाई, फिर 40 दिन की जो फरवरी से लड़ाई हुई और अब फिर से 13 दिन की लड़ाई के बाद फिर से शुरुआत जो दिख रही है। और इसमें ईरान कहीं ना कहीं डटा हुआ है, भले ही उसकी क्षमता, सैन्य क्षमता भी खत्म हो गई है, आर्थिक रूप से तबाह हो गया है, लेकिन उसकी जो भौगोलिक स्थिति है और जो उसने प्रॉक्सीज पाल रखे हैं, इतने सालों से फंडिंग उसकी करता रहा है, आर्मिंग उसकी करता रहा है, वो इनको एक कह लीजिए कि क्षमता देता है। क्योंकि अभी आप देखिए, सऊदी अरब ने हूती पे 7 साल की बमबारी की थी 2020 के दरमियान में और उसको झुका नहीं पाया। हूती अभी भी फिर से ताकतवर होकर निकला है। दूसरी तरफ ईरान पे इतनी बमबारी के बाद वो भी अभी डटा हुआ है, अटैक कर रहा है और अच्छे खासे कर रहा है। तीसरी तरफ आप देख लीजिए, हिजबुल्लाह भले थोड़ा सा शांत दिख रहा हो, लेकिन लेबनान में अभी भी वो थमने की और एक तरह से इजराइल को चैलेंज देने की स्थिति में है। तो 3 जो मेजर फ्रंट हैं, चाहे वो हॉर्मुज हो, चाहे वो बाब मंदेब हो या उधर लेबनान का एरिया, साउथ लेबनान का एरिया, तीनों जगह ईरान ने अपनी एक्टिविटी ज्यादा तेज कर दी है। और छिटपुट ही सही, लेकिन वो अमेरिका और उसके जो उसके सपोर्टर हैं, उसके जो पार्टनर हैं, उसको अच्छी खासी चैलेंज देने की स्थिति में है। इसलिए वॉर तो अभी थमता दिख नहीं रहा है। अमेरिका और बर्बादी करेगा, लेकिन अब इसमें क्वेश्चन यही है कि क्या वो जो नागरिक ठिकाने हैं, अगर उसकी तबाही बर्बादी होती है जो अभी तक बचा है, और तीसरा जो ऑयल के ठिकाने हैं उसको अभी तक अमेरिका ने नहीं उस तरह से टारगेट किया है। अगर ये नागरिक और ऑयल के ठिकानों पे ये बमबारी बढ़ती है तो इससे दुनिया के प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगे। और ईरान की तो जो तबाही है वो तो हो ही रही है, लेकिन ईरान के अंदर कोई केयर करने वाला नहीं है। जैसा मैंने बताया, 3 अलग अलग ग्रुप वहां पे हो गए हैं। उन तीनों के बीच ये तो है कि हमें हॉर्मुज नहीं छोड़ना है,
हमें न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंटिन्यू रखना, इस पे कंसेंसस है। सारे तीनों ग्रुप वहां पे तैयार दिखते हैं, लेकिन अमेरिका से कैसे डील किया जाए उस पे इनकी सहमति नहीं बनी है। और इसका परिणाम है कि कोई इधर से अटैक कर रहा है, कोई उधर अटैक कर रहा है, और इसमें अमेरिका की बौखलाहट बढ़ती जा रही है, क्योंकि चाहे वो सऊदी अरब ही क्यों ना हो, सऊदी अरब अब तो खुल के कह रहा है कि एक इंटरनेशनल कोलिशन होनी चाहिए। और मुझे लग रहा है बाब अल मंदेब जिस तरह से अभी बंद किया है हुतियों ने, उससे यूरोप के देशों में छटपटाहट बढ़ेगी। जो अभी तक नहीं अमेरिका के सपोर्ट में नेटो और यूरोप के देश आ रहे थे, अब चूंकि उनके व्यापारिक और तेल के हितों पे असर पड़ेगा, तो इससे वो अब हो सकता है इंटरनेशनल कोलिशन को और बढ़ावा मिले, अमेरिका को साथ देने के लिए नेटो आगे आए, गल्फ के देश जैसे सऊदी अरब अब खुल के आ गया है, और भी देश अब खुल के आ जाएं, और इससे ईरान की तबाही बढ़ेगी। अमेरिका अब ज्यादा ईरान को कंट्रोल करने की स्थिति में हो सकता है। जो लड़ाई अभी तक ज्यादातर अमेरिका ने लड़ी है, कुछ इजराइल के सहयोग से, अगर नेटो आता है तो निश्चित रूप से ये लड़ाई अब रीजनल से वर्ल्ड वार तरफ दिखती भी जा सकती है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता।